ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में, इन तमाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलेवेंट सियासी जमात है। लेकिन आपकी जमात की हमेशा से जो एक स्ट्रगल है वो जमहूरियत की, अदलिया की आज़ादी पर रही है। आपको नहीं लगता कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से आईनी अदालत के ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत के मुतरादिफ है? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके मंशूर में आईनी अदालत शामिल थी और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी। उसकी क्या ज़रूरत पेश आई? इसलिए कि आप ये देखें कि जो आईनी मुकदमात हैं, जो कि वो मामलात हैं जो कि आईनी अदालत को देखने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम पब्लिक को रिलीफ पहुंचाने के बजाय वो इन्हीं मुकदमात में उलझा रहता है। और हमने ये देखा कि जो है वो चंद केसेस जो कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो कि आईनी इश्यूज हैं, उनके ऊपर अदालतें जो है अपना बेहतर वक्त सर्व करती हैं और जिसकी वजह से इंसाफ की फरहमी जो है वो डिले हो जाती है। तो वो हेडलाइंस तो ज़रूर बनती हैं, इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत ज़रूरत थी कि आईनी अदालत का क़याम हो ताकि जो आईनी मामलात हैं जो कि आईनी अदालत में जाने चाहिए वो आईनी अदालत में जाए। ये 26वीं अमेंडमेंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस सिलसिले में बहुत मुतहर्रिक थे और उन्होंने एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप भी किया। इसमें उस वक्त JUI भी इसकी हिमायत कर रही थी, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ के साथ जब कोशिश की कि जी सबसे मिलकर एक मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट लाया जाए, तो फिर जो मौलाना फजल रहमान के जो राब्ते थे तहरीक इंसाफ के साथ, उसके बाद ये तय हुआ कि जी आईनी अदालत ना बने और आईनी बेंच बन जाए। लेकिन वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि आईनी बेंच बनने से शायद अदालतों का बोझ तो बढ़ गया है और वो जो एक बेसिक मकसद था उस पर इस तरीके से जो है उसका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो ये आईनी अदालतों का क़याम जो है ये तो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। ठीक है, तो लेकिन सईद साहिबा, आईनी अदालत के लिए जो चीज़ें, जो जिम्मेदारियां आप लोगों के जहन में हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात कर रही हैं, फॉर इंस्टेंस हम समझ लेते हैं कि आईनी अदालत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती जो आप लोगों की सोच है या जिस तरह से इसको परफॉर्म करना चाहिए, तो इसके बदले में क्या आप लोग इसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे या आईनी अदालत को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आईनी अदालत तो अभी तो बनी नहीं है और बनेगी तो उसका डेफिनेटली बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और पाकिस्तान के अवाम को भी होगा। आप ही देखिए, जिस मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है वहाँ पे तमाम मामला जो है वो बेहतरी के साथ चलते हैं। जब एक अदल व इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता तो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस पर बड़ा वजन है। आप ये देखें, हजारों मुकदमे जो हैं वो इल्तिवा का शिकार है, उनका कोई फैसला नहीं आता, इसलिए कि जो हमारे जो जजेस हैं वो ज़्यादातर उनके ऊपर बोझ होता है हाई प्रोफाइल केसेस का, आईनी केसेस का। तो वो उसमें जो है वो वक्त जो है सर्फ हो जाता है और आम पब्लिक के मसाइल जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो अब जो दीवानी मुकदमे हैं, जो दीगर जो मुकदमात हैं वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और दीगर अदालतों में, और आईनी जो मुकदमात हैं वो जो सूबों के मबाइन जो इश्यूज हैं या जो इश्यूज जिनका ताल्लुक आइन से है वो जो है ना बराह रास्त जाएंगे आईनी अदालत में। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमने देखा कि जुडिशल एक्टिविज्म जो पहले शुरू हुआ, हमने जो है वो इफ्तिखार चौधरी की अदालतें भी देखी, हमने साकिब निसार की अदालतें भी देखी, हमने उसके बाद भी देखा कि एक जो है वो एक अजीब माहौल अदालतों में बन गया, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ इस बात की ज़रूरत को और भी ज़्यादा महसूस किया गया कि आईनी अदालतों का क़याम हो जाए। ठीक है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में जब हुआ सईद साहिबा, तो उसमें आईनी अदालत के अलावा नैब के ऊपर भी ये मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला किया गया था कि इसको ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, फिर हमने देखा कि PTI की हुकूमत आई। इन तीनों हुकूमतों ने हमेशा ये कहा कि नैब जो है वो पोलिटिसाइज करता है, विक्टिमाइजेशन इसके ज़रिए होती है, मगर किसी ने इसको ख़त्म करने की बात नहीं की। आज जब पॉलिटिकल हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नैब के ख़त्म करने की बात यकीनी तौर पर खुशाइन ज़रूर है आपकी हद तक, लेकिन इसके अंदर शक व शुबहात ज़्यादा उठ रहे हैं कि नैब को ख़त्म करने के पीछे ज़ाती शायद एहतसाब है, उससे मुबर्रा होने का एक अंसर है। देखिए, मेरे सामने अभी मुकम्मल ड्राफ्ट तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बता सकती हूँ वाज़ेह तरीके से कि पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं अमेंडमेंट हो रही थी तो पीपल्स पार्टी की तब भी यही कोशिश थी कि 73 का आइन जैसा मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुआ, इसी तरह से 18वीं अमेंडमेंट भी जो है
मुश्तरका तौर पर जो है वो पास की जाए। इसीलिए एक तवील अरसे की मुशावरत उसमें हुई और फिर उसमें ये कि हमारी ही कुछ सियासी जमातें थी जिन्होंने इस बात से भी इख्तलाफ किया कि आईनी अदालत ना बने, उन्होंने इस बात पे भी इख्तलाफ किया कि ये नैब जो है ये कायम रहे। हर दफा इसी तरह के शक व शुबहात जो है वो उभरते हैं। वैसे मेरे इल्म में नहीं है कि अभी नैब खत्म करने की कोई शिक इसमें शामिल है या नहीं है, क्योंकि मैंने फाइनल ड्राफ्ट नहीं देखा। कल नेशनल असेंबली में बिल ले होगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तो बात यह है कि अब ये इसी तरह के शक व शुबहात के अंदर फिर हम बाद में कहते हैं काला कानून है। फिर हमने ये भी देखा कि तैयबा गुल को जो है होस्टेज रख के जो है नैब के मुकदमात बनाए गए। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर वो खत्म होती है मैं तो उसको बहुत वेलकम करूंगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि क्या ये इसका हिस्सा है या अमेंडमेंट का हिस्सा है या पता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन जो इतलात आ रही है सैयद साहिबा उसमें जिस तरह से आईनी अदालत से मुताल्लिक बात है, इसी तरह से नैब के खात्मे और उसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल हमारे सामने आ रही है। लेकिन नैब के बदले में कहा जा रहा है कि खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन की बात हो रही है कि उसके बदले में खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन तश्कील दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि खुद मुख्तार तो वो होगा, लेकिन उसके एहतसाब और उसकी शफाफियत का जो पैमाना है उसको किस तरह से आप लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे इस बात के ऊपर लोगों को कायल कर पाएंगे, अवाम को और खुद दीगर जमातों को, कि जो एहतसाब इस कमीशन के जरिए होगा उसके ऊपर कोई शफाफियत के ऊपर कोई छाप नहीं होगी किसी भी सियासी जमात की या किसी भी हुकूमत की। अच्छा, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं किसी ऐसी चीज के बारे में दलाइल दूं या गुफ्तगू करूं जिस चीज का मुझे इल्म ना हो। पाकिस्तान की जो अपने से ज्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क को शिकस्त फाश देने की जो एक विक्ट्री है हमारी, इसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हर जगह पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। आप मुस्लिम ममालिक में देखें, वहां पे भी इस सिलसिले में जो है बहुत जश्न भी मनाया गया, वेलकम भी किया गया, पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा हुआ। अमरीकी सदर बारहा ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की विक्ट्री का जिक्र करते हैं, पाकिस्तानी पायलट्स की महारत और जो है इंडिया के फाइटर जेट गिराने का जिक्र करते हैं। 7 से 8 तो हो गए, कर दिए उन्होंने। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ वो फील्ड मार्शल की भी तारीफ भी करते हैं और उनकी बहादुरी, जुर्रत और बेहतरीन हिकमत अमली को भी सराहते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जंग जीती है इसलिए वो फील्ड मार्शल है। बिल्कुल, उनके समेत जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो तारीफी कलमात से जरूर नवाजते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, अब दो चीजों के ऊपर सैयद साहिबा जा रही थी, लेकिन जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए नैब को रहने देते हैं, दूसरी चीज आईनी अदालत, ठीक है ना, दूसरी चीज आईनी अदालत थी और एक आर्टिकल 243। मैं समझती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आज तकरीबन शाम के औकात से ऑनवर्ड अब तक, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये चीज हर जगह पर डिस्कस हो रही है कि क्या ऐसी वजह बनी कि आर्टिकल 248 तो पहले ही जो सदर मुमलिकत हैं उनको ये इस्तिस्ना फराहम करता है कि जब तक वो अपनी ओहदे पर बराजमान है उनके खिलाफ ना कोई गिरफ्तारी ना कोई केस होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को सैयद साहिबा ये क्यों जरूरत पेश आई कि आर्टिकल 248 के अंदर भी अमेंड कर रहे हैं और ये तजवीज़ किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत को ताहयात ये इस्तिस्ना फराहम किया जाए कि ना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है ना कोई केस हो सकता है। आपको लगता नहीं है कि ये दुरुस्त नहीं है ऐसे मौके पर जब एहतसाब के लिए उन तमाम लोगों को पेश होने की ज़रूरत है ताकि अवाम के अंदर एतमाद बहाल हो सके कि हर बड़ा आदमी जो है वो भी एहतसाब के दायरे में आता है। तो क्या वजह बनी कि आप लोगों को अमेंड करने की इसको जरूरत पड़ी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब ड्राफ्ट फाइनल सामने आ जाए तो फिर उस पर गुफ्तगू करते हुए अच्छा लगता है। पहली चीज ये कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, अगर आप एक शख्सियत का जिक्र करना चाह रहे हैं, एक शख्सियत का, तो उस शख्सियत ने तो अपनी पूरी जिंदगी इंजीनियर्ड केसेस को सामना करते हुए गुजार दी है। ठीक है, हमारे सामने सैफुर रहमान की माफी भी है, हमारे सामने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई। हमने ये देखा कि कोई ऐसा मौका नहीं गया। आप ये भी देखें पिछली हुकूमत में भी जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई, फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात गिरफ्तार किया गया। तो कौन सा ऐसा जबर, जुल्म या अदालत है जिसका उन्होंने सामना नहीं किया? उनके कोई केसेस ऐसे नहीं है जिसमें वो अदालत में पेश ना हुए हों। अगर आप एक शख्सियत की बात कर रही हैं, अब अगर जब तरमीम सामने आएगी तो फिर मैं ये समझती हूँ ये शख्सियत के लिए नहीं, अगर किसी ओहदे के लिए है और उसका जो है मकसद ये है कि देखिए सदर के पास तो ऐसे भी सेरेमोनियल पावर्स होती
होती हैं। सदर जो है वो जो रोजाना के जो अमूर है उनके अंदर तो वो उस तरीके से इन्वॉल्व भी नहीं होते। अगर आप उनके इज्जत और वकार को जो है हर वक्त में चैलेंज करते रहेंगे उस ओहदे के, तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा गया होगा। लेकिन फिर भी मैं एक दफा ये कहूंगी कि मैं इस पर दलाइल इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ड्राफ्ट फाइनल देखा नहीं है। हाँ, ठीक है। कल जब नेशनल असेंबली में बिल पे होगा, अभी तो आप ये देखें कि दोनों जो ऐवान है उनकी स्टैंडिंग कमेटीज जो है मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात और अमेंडमेंट्स का जायजा ले रही हैं। वहां पे एक सैर हासिल गुफ्तगू होगी। हम वहां पे कानूनी माहिरीन भी हैं, आईनी माहिरीन भी हैं, सब मिलके उसका जायजा लेंगे और एक फाइनल ड्राफ्ट जो आएगा उसमें इन तमाम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब तलाश हो जाएगा।